हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सीएस कॉन्सेप्ट डबल लाइन में। ये डबल लाइन का मतलब है परसेंटेज, यानी हमें 19% क्रॉस करनी है। तो मैंने आज आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किए हैं जिसमें एमआई क्वेश्चन लिए गए हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। ये जो मॉडल पेपर है ये इतिहास का है, भूगोल का है, नागरिक का है और अर्थशास्त्र का है। ये पहले पार्ट में आपके लिए मैं ये इतिहास और भूगोल के मॉडल पेपर लाया हूँ, और सेकेंड पार्ट में मैं आपके लिए नागरिक और अर्थशास्त्र के मॉडल पेपर लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने मॉडल पेपर देखते हैं। आपने जो अभी तक हाई स्कूल की जितनी भी मेहनत करी है, जितनी भी तैयार की है, उसमें आपके यानी कितनी परसेंटेज आ सकती है। आप एक पेपर लेकर, यानी कि आप पेपर ले लेना, इन्हें नोट्स कर लेना ताकि आप इनके अलग से तैयारी कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारे क्या क्या क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए इतिहास का मॉडल पेपर। तो ये जो है इससे बाहर कुछ नहीं, का मतलब है कि ये जो मैं मॉडल पेपर बनाऊंगा इन्हीं के अंदर 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 आपके बोर्ड में क्वेश्चन फंसेंगे। ये 90% हमारा टारगेट रहेगा, तो जिस जिस हिसाब से आपकी मेहनत भी होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर इतिहास के एमआई क्वेश्चन। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी हैं वो सभी हैं, लेकिन ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? काबूर, बिस्मार्क या मेजनी या गैरिबाल्डी? तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो इसमें है आपका मेजनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो और यह है राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जर्मनी से हुआ था, इटली से हुआ था, फ्रांस से हुआ था या इंग्लैंड से हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो आपका फ्रांस। ठीक है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन था, या प्रथम विश्व युद्ध, रॉलेट एक्ट या दूसरे विश्व युद्ध? तो इसके जो है ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट। लेकिन अगर ये दोनों आते हैं तो इसमें से आपको लगाना है खिलाफत आंदोलन। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होता तो हम लगाते रॉलेट एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला देखते हैं हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1920, 1930, 1927 या 1935? तो इसका जो आंसर है वो है 1930। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1919, 1924, 1929 या 1934? तो इसका जो आंसर है वो है 1929। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा ये जो यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे पूरे हुए हैं इतिहास के। ये इतिहास के 3 चैप्टर आ रहे हैं आपके कोर्स में, तो उन्हीं तीनों चैप्टरों में से लिए गए हैं। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नारीवाद क्या था? ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। दूसरा है निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? और तीसरा क्वेश्चन है रोलक एक्ट क्या था? और चौथा क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब, यानी कब और किसके बीच हुआ था, और इसकी एक शर्त लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी गांधी इरविन समझौता कब और किसके बीच हुआ था और इसकी एक शर्त लिखी है। यानी कब हुआ था, तो इस वक्त अब इसमें आपको ये भी लिखना है कि कब और किसके बीच हुआ था। तो देखते हैं हमारे आगे के क्वेश्चन क्या है। तो आगे का जो क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये है भूमंडलीकृत या वैश्वीकृत से आप क्या समझते हैं, यानी क्या तात्पर्य है? कार्न लॉ क्या था? यानी ये कार्न लॉ जो है, लॉ लॉ का मतलब आप सीधे समझ जाते हैं। लॉ यानी अधिनियम, कानून। तो लॉ यानी कार्न लॉ क्या था? और सातवां जो क्वेश्चन है वो है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये जो है ये एमआई क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में है उदारवाद के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। यानी उदारवाद किसे कहते हैं, उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? क्योंकि देखो बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में हम कोई भी चीज़ थोड़ी नहीं लिखते, उसमें इतना लिखते हैं कि जितना कि वो खुद नंबर देने को तैयार हो जाए। क्योंकि अगर हम ये जो लिखे जाते हैं 7 लाइन, कम से कम 7, और यानी 7 अधिकतम और 5 लाइन कम से कम में लिखा जाता है। और अगर हम लिखें ही 2 लाइन का या 1 लाइन में ही कब पूरा कर दें, तो वहाँ पे हमें नंबर वो बिल्कुल नहीं देगा। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी होती है कम से कम 5 या 7 लाइन, और पॉइंट वाइज लिखते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 90+ हो जाते हैं चांसेस हमारे कि नंबर हमें पूरे पूरे मिलेंगे। उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए, यानी आपने उदारवाद की परिभाषा लिखनी है और उदारवाद की विशेषताओं का वर्णन करना है। शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लगा? शहरों में असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ने लगा? ये यानी कि इसमें आपको आप इसे थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना, जैसे कि असहयोग आंदोलन क्या था, किसने शुरू किया, ये पूरी जानकारी लिख के, यानी कि मुश्किल से 2 लाइनों में ये पूरा कर देना, ताकि वो मास्टर जो भी कॉपी चेक करे उसे ये समझ में आया कि हाँ बच्चे को पता है। और शहरों में धीमा क्यों पड़ा, इसके निम्न कारण थे, फिर आप पॉइंट वाइज बढ़ा के लिख देना। रोलेक्ट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया? तो रोलेक्ट एक्ट क्या, यानी रोलेक्ट एक्ट की परिभाषा लिखना, और इसके यानी कि ये क्यों पारित किया है, इसकी
क्यों इसका विरोध किया गया और विरोध करने से क्या परिणाम हुए, पूरी जानकारी आप इसमें लिख देना। जलियांवाला हत्याकांड की एक संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब है कम से कम ये 7 लाइनों का होना चाहिए, 6 लाइनों का होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जलियांवाला हत्याकांड ये संक्षिप्त ये यानी एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, यानी कि ये एक एक बड़ी यानी कि घटना है जिसके बारे में आप शॉर्ट में लिखेंगे। इसके लिए आपको कम से कम 6-7 लाइनें लिखनी होंगी। और 1929 की महामंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर यानी भारत पर प्रभाव, यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका 1929 की महामंदी का ये आपको लिखना है। यानी कि आपको लिखना होगा कि 1929 की जो महामंदी है वो किस कारण से शुरू हुई और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको लिखना है। तो अगला देखते हैं, यह छठा क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें भी आएगा कि महामंदी कब शुरू हुई और कब से कब तक चली और इसके कारण क्या थे शुरू होने के, ये पूरी जानकारी आपको लिखनी है। तो ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये जो आता है ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। और ये जो आते हैं ये आपके 4 नंबर के आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। तो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में सत्याग्रह आंदोलन को समझाइए। सत्याग्रह आंदोलन की आपको पूरी टिप्पणी लिखनी है और फ्रांस क्रांति के कारणों की व्याख्या करनी है, यानी कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। अब मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो कितनी जगह में लिखना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन कम से कम 2 से 2.5 पेज का अधिकतर है ये, यानी कि हाईएस्ट 2.5 पेज का लिखना चाहिए। और अगर हम कम से कम की बात करें तो 1 से 1.5 पेज कम से कम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो यानी कॉपी चेक करने वाला होगा उसे एक कम लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा हो कि वो पन्ना पलटे तो उसे लगे कि हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ना कि उसे ये लगा कि ये लघुत्तरी क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो वरना वो आपको वहाँ पे 2 से 3 नंबर दे के खिसका देगा। इसलिए आपको वहाँ पे इतना लिखना है कि वो 5 नंबर दे दे कम से कम। और अगर आपको हाईएस्ट नंबर चाहिए तो आपको 2.5 से 3 पेज का लिखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये सत्याग्रह आंदोलन जो है ये इसके ऊपर पूरी एक कहानी है, तो वो पूरी लिखनी है में आपको कम से कम 3 पेज भर जाएंगे। और उसके लिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी कि टाइम वहाँ पे मैटर, यानी टाइम का जो मैटर हो वो सेटल में रहे, कि ये नहीं हो वहाँ पे कि आपको टाइम कम पड़ गया वहाँ पे। और ये और फ्रांस की क्रांति की व्याख्या, क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग जो आते हैं वो इतिहास में से इतिहास में जैसे 2 आते हैं लॉन्ग, और यानी इतिहास और नागरिक में से 2 आते हैं, और भूगोल और अर्थशास्त्र में 2 आते हैं। तो कम से कम ये जो 4 हैं ये 4 लॉन्ग आपको तैयार करने होंगे। तो 4 जो लॉन्ग हैं, तो 4 लॉन्ग लिखने के लिए आपको एक लॉन्ग लिखने के मुश्किल से 10 मिनट हाईएस्ट है कि 10 मिनट लगें, 10 मिनट में आपको लिखना होगा। तो यानी यहाँ के आपके 40 मिनट तो ऐसे ही निमट गए। तो आपको इस तरीके से तैयार करनी होगी कि 40 मिनट में आप 4 लॉन्ग लिख लें। और फ्रांस की क्रांति के कारण हो गए और इटली का एकीकरण पर प्रभाव डालिए। तो इटली का एकीकरण, और फिर ये कुछ खास नहीं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ है पेपरों में, ठीक है फ्रेंड्स। और यह है महामंदी के कारणों की व्याख्या करके बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए आपने महामंदी ऊपर पढ़ लिया था कि महामंदी के कारण क्या थे, और यहाँ पढ़ लिया कि महामंदी का भारत पर प्रभाव क्या था। तो अगर आपने लघुत्तरी याद कर लिया तो दीर्घ भी आप बना लेंगे, और दीर्घ अगर आपको याद है तो लघुत्तरी तो आप लिख ही देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रभाव डालिए, यानी भारत छोड़ो आंदोलन किसमें शुरू हुआ, कब से कब तक चला, इसके क्या क्या परिणाम हुए, पूरी जानकारी इसमें आपको लिखनी होगी। तो ये हो गए हमारे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे जो है ये इतिहास का पूरा हो चुका है, तो हमारे हिस्ट्री का यहाँ पूरा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं भूगोल की तरफ। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा भूगोल का, यहाँ पे ये जो है हमारा ये भूगोल का आंसर बनाया हुआ है। इसमें आपके लिए मोस्ट एमआई जो क्वेश्चन है वो ही क्वेश्चन रखे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं, चलो भूगोल में कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे, और देखते हैं इनमें से आपको कितने याद हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एमसीक्यू है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, ज्वालामुखी के, हिमानी के, पवन के, या नदियों के। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका जो आंसर है वो है नदियों के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला है, निम्न में से कौन सी फसल जो है वो रबी की फसल है, धान, गेहूं, कपास या काला चना। इनमें से आपको रबी की फसल बतानी है। तो इनमें से रबी की जो फसल है वो है गेहूं। तो इनमें से गेहूं रबी की फसल है, यानी जो गर्मियों के टाइम में बोई जाती, यानी गर्मियों के टाइम होती है फसल। और बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड अयस्क किसका है, शीशे का, तांबे का, जस्ते का, या एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइड जो अयस्क है वो है एल्यूमिनियम का। भारतीय निर्यात वस्तु है, भारत से जो निर्यात, जो भारत से बाहर बेची जाती है वो वस्तु कौन सी है, कपास, चाय, या खनिज तेल, या दवाइयाँ। इनमें से आपको बताना ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें से जो चाय है वो हमारे यहाँ से निर्यात की जाती है। भारत की सबसे जो भारत का जो सबसे लंबा
राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH44, NH32, NH1 या HN8? तो इसमें से अधिकतर बच्चे समझते हैं कि HN8 होगा। क्यों? यहाँ पे NH है, यहाँ NH 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 NH, लेकिन यहाँ जो है ये है HN, लेकिन ये जो है ये आपका गलत है। इसका जो आंसर है वो है NH44। ठीक है फ्रेंड। और ये है रानीगंज कोयले की खान स्थित है। रानीगंज कोयले की खान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में या उड़ीसा में? अधिकतर बच्चे सोचेंगे कि ये उड़ीसा में है, लेकिन ये गलत है। इसका जो आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसका आंसर। तो आपने देखा यहाँ पे जो एम आई हमारे MCQ थे वो यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एजेंडा 21 आपको लिखना है, जैसे कि वेरी शॉर्ट में ही 2 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। तो आपको इसमें लिखना है एजेंडा 21 क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगला है, खादर और बागर में अंतर बताइए। तो खागर यानी कि आपको इसमें परिभाषा लिख देंगे, वो भी बहुत चल जाता है कि खागर किसे कहते हैं और बागर मिट्टी किसे कहते हैं। आपको यहाँ पे अंतर बताना है। और भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? यहाँ पे जो भूदान आंदोलन है, यानी अब मैं बताऊँ आपको, भूदान आंदोलन का मतलब है जो बड़े किसान होते थे, यानी बड़े जमींदार, उनके पास ज़मीन ज़्यादा होती थी, और गरीब किसान होते थे उनके पास ज़मीन कम होती थी। तो जो बड़े किसान थे उनसे विनोबा भावे ने कहा था कि आप अपनी ज़मीन जो है वो कुछ, यानी ज़मीन का कुछ हिस्सा गरीब किसानों के लिए दान कर दें, जिसमें अनेक किसानों ने हिस्सा लिया था। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी विनोबा भावे ने, और इसी आंदोलन को कहा गया यानी कि भूदान आंदोलन। गैर परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोतों को नाम लिखना है आपको। ठीक है। किस सन में वायु परिवहन का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया? ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करना और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है किस सन में वायु परिवहन का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया। और यहाँ पे ये अगला है, गहन कृषि पर एक टिप्पणी लिखिए। तो गहन कृषि किसे कहते हैं? यानी कि किसी खेत में जो अधिक कृषि की जाती है, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक कृषि, और एक साथ में 3-4 फसलें उगाना, वही गहन कृषि होता है। इस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है पूरी तरीके से। तो अब हम आते हैं शॉर्ट लॉन्ग, यानी कि ये मानिए ये लघुत्तरी क्वेश्चन है, इनकी तरफ आते हैं हम। तो ये जो आते हैं ये आपके 4 नंबर के आते हैं। तो इसमें हमें खनिज संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें खनिज का संरक्षण क्यों करना चाहिए? और दूसरा है, धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में अंतर। ये जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। यानी ये जितने हैं वो सब इंपॉर्टेंट, लेकिन उनमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनसे भी ऊपर है ये। यानी ये हर बार आएगा ही आएगा। ये धात्विक तथा अधात्विक खनिजों में अंतर बताइए। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, मृदा अपरदन क्या है? ठीक है। मृदा अपरदन के बारे में लिखना है। बहुउद्देशीय परियोजना, इससे होने वाले लाभ और हानियां लिखनी है आपको। और ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नवीनीकरण तथा अनवीकरण संसाधनों में अंतर, यानी नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में अंतर आपको लिखनी है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छोटा क्वेश्चन है, हरित क्रांति से होने वाले लाभ बताइए। ये क्वेश्चन हर बार आता है, और यानी कि ये मानिए जहाँ तक है मैंने ये देखा तो 6 से 7 साल लगातार आया है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, हरित क्रांति से होने वाले लाभ। तो और अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्णन करना है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करना है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनका आपको वर्णन करना है। और यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन में है कि कपास की खेती के लिए अनुकूल दशाओं, यानी कि जो अनुकूल दशा, यानी कि उसके लिए कैसा वातावरण चाहिए, क्या चाहिए, कैसे समय पर वो बोई जाती है कपास की खेती के लिए, वो दशाओं का वर्णन करते हुए भारत में कपास उत्पादक क्षेत्रों का भी वर्णन कीजिए। ठीक है। और यहाँ पे ये जो 5वां क्वेश्चन है वो है, मृदा अपरदन से आप क्या समझती हैं और इससे आपका क्या, यानी कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं और इसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आपने देखा मैंने आपको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये MI क्वेश्चन है, तो आपको इस चैनल पर सारे के सारे उपलब्ध हो जाएंगे। और जो ये है इतिहास और भूगोल के मिल गए हैं, आप इतिहास भूगोल के मिल चुके हैं आपको। और जो नागरिक के हैं और जो अर्थशास्त्र का है,
ठीक है फ्रेंड्स, जो नागरिक और अर्थशास्त्र के जो बच्चे हैं वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, और वो क्या कहते हैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे मॉडल पेपर, जो कि इस वीडियो में नहीं लेकिन अगली वीडियो में आपको जरूर मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, और मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि MI क्वेश्चन कौन से हैं और आई क्वेश्चन कौन से हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। इनकी तैयारी आप ही को करनी है। आप ही की मर्जी है कि आप 95% लाएँ, और आप ही की मर्जी कि आप 70% लाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहती है। मैं मैथ का भी मॉडल पेपर लाऊंगा, इतिहास का भी ला चुका हूँ, और विज्ञान का भी मॉडल पेपर लाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, टाटा।